नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल माई एकेडमी पे। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चतुर्वेदी और मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आया हूं जिसका नाम है बैटल सीरीज। अगर आप भी यूपीएससी, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, ये बैटल सीरीज का पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ 2 वॉर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला युद्ध है वो है बैटल ऑफ द हेडस्पेस और दूसरा युद्ध है वो है कलिंगा वॉर, यानी झेलम नदी का युद्ध और कलिंग युद्ध के बारे में हम देखने जा रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में। चलिए बिना देर किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, पहला युद्ध है हमारे पास वो है बैटल ऑफ द हेडस्पेस यानी झेलम नदी का युद्ध। दोस्तों, यही वो युद्ध है जो कि सिकंदर की मानसिकता को बदल के रख देता है, सिकंदर को झकझोर के रख देता है। इन्हें आप भली भांति से जानते होंगे, यही है अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर। और ये भारत का वो जाबाज, वो बहादुर राजा जो सिकंदर से लोहा लेने के लिए सामने खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है। यही है दोस्तों किंग पोरस। दोस्तों, याद रखिएगा इस टाइम पीरियड को, May 326 BC में झेलम नदी का युद्ध यानी बैटल ऑफ द हेडस्पेस को लड़ा गया था। आप सभी के लिए एक सवाल है दोस्तों, अरेंज द फॉलोइंग रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ टू साउथ, यानी उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताना है कि कौन सी नदियां कैसे बहती हैं। अगर आपके सामने ये 5 नदी हैं दोस्तों, तो आपको बताना है कि नॉर्थ से साउथ के क्रम में किस तरीके से ये नदी बहती हैं। आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों मैं इस वीडियो के एंड में दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा हेडस्पेस युद्ध क्या था। यहां से दोस्तों मैसेडोनिया से एक राजा निकलता है, एक विश्व विजय का एक जुनून उसके दिमाग में लेके निकलता है, सवार हो जाता है ये जुनून, और फाइनली सबको जीतता हुआ जब ये इंडिया के बॉर्डर पे पहुंचता है तो यहीं पे झेलम नदी के किनारे इसकी मुलाकात होती है दोस्तों किंग पोरस से। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सिकंदर यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट की। अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना खैबर पास यानी खैबर दर्रे से होते हुए यानी बैक्ट्रिया विजय, दोस्तों यहां पे अफगानिस्तान को बैक्ट्रिया कहा जाता है, और बैक्ट्रिया विजय के बाद खैबर पास के दर्रे से सिकंदर की सेना पहुंचती है हेडस्पेस रिवर के किनारे, और यहीं पे दोस्तों पोरस से इनका आमना सामना होता है। इस युद्ध को जीत तो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध के बाद इनकी सेना का मनोबल इतना टूट जाता है कि ये अपने विश्व विजय की इनके ऊपर जो जुनून सवार था उसको ये छोड़ के यहीं से अपने साम्राज्य वापस लौटने की ठान लेते हैं। तो आइए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं बैटल ऑफ हेडस्पेस रिवर। दोस्तों, अगर हम लोकेशन की बात करें यानी प्रेजेंट डे में ये लोकेशन कहां पे है, ये जो बैटलफील्ड है वो कहां पे स्थित है, तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पे यहां पे है दोस्तों। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो पाकिस्तान, जो पंजाब प्रांत पाकिस्तान के अंडर में है दोस्तों, वहां पे ये बैटलफील्ड स्थित है। दोस्तों, किंग पोरस के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इनका रियल नेम यानी वास्तविक नाम पुरुषोत्तम था। ऋग्वेद के अनुसार ये पुरु ट्राइब से बिलोंग करते थे। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग कुल 4 वेद हैं हमारे पास, जिसमें सबसे पुराना वेद है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। दोस्तों, पोरस के साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये झेलम नदी से लेके चिनाब नदी के बीच में स्थित था। इनकी हत्या दोस्तों 321 से 315 BC, एग्जैक्ट ईयर किसी को भी नहीं पता है, अलेक्जेंडर के जनरल के द्वारा जिसका नाम यूडेमस था उसके द्वारा इनकी हत्या हो जाती है। दोस्तों, यही किंग पोरस 326 BC में हेडस्पेस बैटल में अलेक्जेंडर की सेना का सामना करते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में दोस्तों कुछ बातें जान लेते हैं। इन्हें ही अलेक्जेंडर 3 कहा जाता है। दोस्तों, ये याद रखिएगा, अलेक्जेंडर 3 इनको कहा जाता है। इनके पिता का नाम फिलिप था और इनके पिता अपने साम्राज्य के राजा थे। इनके पिता के बाद ये साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं सिर्फ 20 साल की उम्र में, यानी 336 BC में दोस्तों ये साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं। दोस्तों, ये एक नाम याद रखिएगा, एरिस्टोटल बहुत बड़े दार्शनिक थे जो इनके ट्यूटर थे। विश्व विजय के क्रम में दोस्तों 327 BC में इनकी सेना भारत के किनारे यानी भारत की बाउंड्री पे पहुंचती है।
जहां पे इनका सामना अगले साल यानी 326 बीसी में इनकी सेना का सामना किंग पोरस से होता है। दोस्तों बात करते हैं इनकी मृत्यु की, तो 32 इयर्स की एज में बेबीलोन में 32 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये झेलम नदी का युद्ध जीत के और वापस अपने साम्राज्य की तरफ लौट रहे हैं। तो दोस्तों ये इस स्लाइड से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिस मास्टरपीस की बात की जाती है अलेक्जेंडर की, जो उसने पोरस के साथ युद्ध में दिखाया था, ये इस स्लाइड के माध्यम से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं। दोस्तों इनकी सेना आती है, अलेक्जेंडर की सेना आती है इस तरफ से, और यहां पे इनकी सेना का कैंप लगता है। बीच में झेलम नदी है जो काफी तेज बहती है और काफी गहरी भी है। इस बात की खबर जैसे ही पोरस को मिलता है, ये पोरस अपनी सेना का कैंप झेलम नदी के बिल्कुल इस साइड अपोजिट एंड में लगा लेते हैं। दोस्तों पोरस इस बात से आश्वस्त थे कि वो आसानी से इस युद्ध को जीत जाएंगे। इसके पीछे का कारण यह था दोस्तों क्योंकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था, मॉनसून का महीना शुरू होने वाला था, बारिश का मौसम शुरू होने वाला था, और बारिश के मौसम में हिमालय से बर्फ पिघलने के क्रम में और यहां पे बरसात की वजह से जो झेलम नदी का जल स्तर है वो जल स्तर काफी बढ़ जाता है। तो इस झेलम नदी को पार करना काफी मुश्किल हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर और उसकी सेना के लिए। इस बात से आश्वस्त थे कि इनको इस क्रम में पोरस की सेना को काफी टाइम मिल जाएगा अपनी तैयारी करने के लिए, लेकिन अलेक्जेंडर तो अलेक्जेंडर ठहरा। दोस्तों अपनी कुछ स्पेशल टुकड़ी के साथ ये यहां पे यानी नदी के किनारे किनारे ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ के जहां इसको एक पतला सा रास्ता दिखता है दोस्तों, यही से ये पार करने की कोशिश करता है और फाइनली पार भी कर लेता है। इसे लगता है कि सिर्फ यहीं पे नदी इतनी ही चौड़ी है, और जब ये इस आइलैंड पे पहुंचता है, आइलैंड से पहुंचने के बाद इस क्रम में आगे बढ़ता है दोस्तों, तब इसे एहसास होता है कि नदी का बहुत बड़ा हिस्सा तो अभी सामने है। फिर भी जैसे तैसे ये अपनी सेना के साथ इस नदी को पार कर लेता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पोरस की सेना को इस बात की भनक भी नहीं लगती कि सिकंदर की एक टुकड़ी जो है वो झेलम नदी को पार कर चुकी है। इसके पीछे का कारण यह था दोस्तों कि ये लोग रात को यानी सिकंदर की जो सेना है वो रात को झेलम नदी को पार करती थी। और दोस्तों जिन दिनों में यह पार किया गया यानी इस नदी को जिस समय ये पार करते थे, उस समय ये लोग देखते थे कि मौसम कैसा है। जब भी मौसम खराब हो, बादल तेज गरजते हैं, उसी समय ये लोग नदी पार करते थे, जिससे इनकी आवाज पोरस की सेना तक नहीं पहुंच पाती थी। और फाइनली दोस्तों ये अपने विशेष सेना के साथ नदी पार करके पोरस की तरफ यानी पोरस जिस किनारे खड़े हैं उसी तरफ ये पहुंच गए हैं। दोस्तों इनकी सेना धीरे धीरे करके अब यहां से भी क्रॉस करने लगी है, और इस तरीके से सिकंदर की सेना पोरस की सेना की तरफ चली आई है। दोस्तों इस बात की खबर जैसे ही पोरस को पहुंचती है, पोरस अपने बेटे को भेजता है, और पोरस का बेटा सिकंदर की सेना के साथ मिलता है, जिसमें पोरस के बेटे की हत्या कर दी जाती है। इस बात की खबर फिर पोरस को पहुंचती है, और पोरस वापस आते हैं सिकंदर की सेना से युद्ध करने, और बहुत बहादुरी से सिकंदर की सेना का मुकाबला करते हैं। दोस्तों रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट आप सभी को पता है, फाइनली सिकंदर महान इस युद्ध को जीत गया था, और जीतने के बाद इन्होंने पोरस को सरेंडर करने को बोला। पोरस ने सरेंडर किया और उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई। पोरस ने कहा कि मुझे एक राजा के द्वारा, मैं भी एक राजा हूं, आप भी एक राजा हैं, जिस तरीके से एक राजा दूसरे राजा को ट्रीट करता है वही सम्मान मुझे दिया जाए। इस बात से सिकंदर काफी प्रभावित हुआ, और फाइनली उसने किंग पोरस को उनकी जिंदगी बख्श दी। दोस्तों बात करते हैं, ये जो युद्ध था इसमें काफी नुकसान हुआ था। अक्सर इतिहास में इस मास्टरपीस की बात करते हैं, जो मास्टरपीस मैंने अभी आपको समझाया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से बैटल ऑफ हाइडेस्पेस आपको जरूर समझ में आ गया होगा। आपको कुछ बातें याद रखनी है दोस्तों, वो ये है दोस्तों कि बैटल ऑफ हाइडेस्पेस 326 बीसी में लड़ा गया था अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में, झेलम नदी का युद्ध। इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों पोरस। पोरस का जो वास्तविक नाम था वो पुरुषोत्तम था। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे सामने जो नेक्स्ट वॉर है वो है कलिंगा वॉर।
अभी हमने अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं अशोका द ग्रेट, मौर्य वंश का वो शासक जिसने पूरी दुनिया को यह बताया कि शासन किस तरीके से किया जाता है। एक बहुत बड़े भारतीय उपमहाद्वीप के भूभाग पर शासन करने वाला राजा एक कलिंग वॉर में किस तरीके से प्रभावित हो जाता है और वो उसकी जिंदगी का आखिरी युद्ध बन जाता है। आइए समझते हैं दोस्तों कलिंग युद्ध की बात करें तो ये 261 बीसी में अशोका द ग्रेट इनका राज्याभिषेक होता है और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में दोस्तों, यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में ये कलिंग युद्ध को लड़ने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले दोस्तों ज्योग्राफिकली आपको समझना होगा कि कलिंग जो एरिया है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों पूरा मौर्य अंपायर है, यानी आप जानते होंगे कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार थे दोस्तों, और बिंदुसार के बाद अशोका आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले दोस्तों नंद वंश का शासन था। याद रखिएगा दोस्तों नंद वंश में महापद्मनंद के समय तक ये पूरा एरिया यही है दोस्तों कलिंग, जिसको प्रेजेंट डे में आप उड़ीसा या नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का एरिया समझ सकते हैं। नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा एरिया आएगा और प्रेजेंट डे उड़ीसा। दोस्तों कलिंग के लोगों के बारे में एक बात बहुत प्रचलित थी कि ये बहुत बड़े देशभक्त होते थे, अपने राज्य के लिए ये जान दे देते थे, और यही हुआ था। जैसे ही महानंद वंश के समय थोड़ी सी इनका कंट्रोल, नंद वंश के समय दोस्तों ये पूरा हिस्सा मौर्य ये नंद वंश के अंडर में हुआ करता था, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल लूज हुआ और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य भी एक बार कोशिश करते हैं, बट वो अपनी कोशिश में ये सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों यही वो एरिया आप देख पा रहे हैं, बे ऑफ बंगाल, और यही से वो रास्ता खुलता है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ व्यापार का। यानी जिसके पास कलिंगा है, जिसके पास ये जगह है दोस्तों, वो साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करेगा। इसीलिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि यहां से अगर आपके पास सपोज ये वाला एरिया है, आपके पास कलकत्ता है, तो आप जब तक आपके पास कलिंगा नहीं होगा आप सेफली आगे की तरफ साउथ इंडिया की तरफ नहीं जा सकते। दूसरी बात दोस्तों यह है कि आप लैंड रूट को भी फॉलो करते समय डरेंगे, क्योंकि कलिंगा के पास ये वाला जो एरिया होता था दोस्तों, इनकी जगह पे अक्सर कलिंग के जो साम्राज्य के सैनिक थे इनका प्रभाव हुआ करता था। तो स्ट्रेटेजिकली आप समझ पा रहे होंगे कि कलिंग को जीतना अशोक के लिए क्यों जरूरी था। दोस्तों कलिंग युद्ध शुरू होता है और जो मैंने अभी आपको बताया 261 बीसी में, 261 बीसी में शुरू होता है कलिंग प्रेजेंट डे उड़ीसा में है दोस्तों, याद रखिएगा। यही दोस्तों वो नदी है जिसका नाम है दया, DAYA। दोस्तों दया नदी के किनारे का ये एरिया है जिसे बैटलफील्ड कंसीडर किया गया है। इसी जगह को बैटलफील्ड माना गया है जहां पे कलिंग युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया किंग अनंत पद्मनाभन यही वो थे जो कि कलिंग साम्राज्य की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। यानी दोनों साइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक तरफ अशोका थे और दूसरी तरफ अनंत पद्मनाभन थे जो कि कलिंगा एम्पायर साम्राज्य की तरफ से लड़ रहे थे। दोस्तों बैकग्राउंड की अभी मैंने बात करी आपसे, ये नंदा एम्पायर के अंडर में था, यानी ये जो कलिंग एरिया जो है वो 321 बीसी तक नंदा एम्पायर के अंडर में था, और बाकी सारी बातें मैंने जो यहां पे लिखी हुई है वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। दोस्तों एक सवाल आपसे यहां भी मैं पूछना चाहता हूं, धौली शांति स्तूप, आपसे अक्सर सवाल ये पूछता है धौली शांति स्तूप कहां है। तो याद रखिएगा दोस्तों भुवनेश्वर। इसकी हिस्ट्री में दोस्तों आपको बताता हूं, भुवनेश्वर के पास ये जो जगह, ये जो बैटलफील्ड की मैं बात कर रहा था दोस्तों, ये सिर्फ भुवनेश्वर से 8 किलोमीटर अवे है, सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। और यही दोस्तों धौली जो एक जगह है जहां पे आज की डेट में एक फोर्ट बनाया गया है, वहीं पे एक शांति स्तूप बनाया गया है, यही वो शांति स्तूप है। तो दोस्तों ये शांति स्तूप ये यहीं पे बनाया गया है, इसी बैटलफील्ड के पास ही इस शांति स्तूप को बनाया गया है। फाइनली दोस्तों लड़ाई शुरू होती है, और लड़ाई शुरू होने के बाद सम्राट अशोक, इतना क्रूर शासक इसको इतिहास में माना गया है दोस्तों, बहुत ही क्रूरता के साथ इस युद्ध को लड़ते हैं और फाइनली इस युद्ध को जीत लेते हैं। 1.5 लाख सैनिक
कलिंग की तरफ से और 1 लाख सैनिक मौर्य साम्राज्य की तरफ से मृत्यु होती है दोस्तों युद्ध मैदान में। ये जो नदी की मैं आपसे बात कर रहा था दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ये नदी लाल हो गई थी, पूरी की पूरी नदी में खून बह रहा था। आप समझ पा रहे होंगे कितना भयानक वो दृश्य रहा होगा। और इसी का असर पड़ा था दोस्तों अशोक के जीवन पे। जब लाशों का अंबार देखा इन्होंने, विधवाओं को रोते हुए देखा, बच्चों को अनाथ होते हुए देखा, तब इन्होंने सोचा कि इस जीत का लेके मैं क्या करूंगा। और फाइनली इन्होंने यह डिसाइड किया कि आज के बाद मैं नॉन वायलेंस की पॉलिसी को एडॉप्ट करूंगा, यानी अहिंसा की पॉलिसी को एडॉप्ट करूंगा। और इस तरीके से ये बुद्धिज्म के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जो कि अहिंसा का बहुत बड़ा प्रेरक है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से यह जरूर समझ में आया होगा कि कलिंग युद्ध में क्या हुआ था। कलिंग युद्ध में मैंने आपको बताया, कलिंगा यानी उड़ीसा का वो एरिया जहां पे किंग अनंत पद्मनाभन और अशोका द ग्रेट के बीच में युद्ध हुआ था। सामरिक दृष्टि से यह जगह बहुत महत्वपूर्ण थी, ट्रेड का मेन जरिया था। और दूसरा, ये जो अशोका है, अशोक के बाबा यानी दादाजी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने एक बार कोशिश की थी इसको जीतने की, वो कोशिश में सफल नहीं हो पाए थे। तो ये नाक की इज्जत की बात बन गई थी अशोका के लिए। तो अशोका पूरी शक्ति के साथ आते हैं और इस कलिंग को जीतने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और फाइनली इस युद्ध को जीत जाते हैं। और इस युद्ध को जीतने के बाद उनके मानसिक चित्त में जो परिवर्तन होता है वो उन्हें बुद्ध यानी बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। हां, इस क्वेश्चन को मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही पूछा था। इसका जवाब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए एक हिंट भी दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहां पे दोस्तों झेलम नदी, सबसे ऊपर झेलम नदी है, यानी सबसे ऊपर तो झेलम होगा। यानी 4 ऑप्शन, ये जो 2 ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें 4th ऑप्शन सबसे पहले यानी बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। यहां पे देखिए दोस्तों, झेलम के नीचे एक नदी बहती है जिसको हम कहते हैं चिनाब। चिनाब के नीचे दोस्तों एक नदी है जिसको हम कहते हैं रावी। रावी के नीचे है दोस्तों व्यास और व्यास के नीचे है दोस्तों सतलुज। यानी सही क्रम होगा दोस्तों यहां पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। यानी मैं कहूं कि 4 5 3 2 3 1 4 5 2 3 1 यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।